हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के क्रम में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बिंदुसार के लड़के अशोक के बारे में बात करेंगे, जो सेकंड नंबर का बेटा था। सबसे बड़ा और सेकंड का अशोक और लास्ट था किससे? बिंदुसार के लड़के थे। तो बिंदुसार के 101 लड़के थे। तो इनमें ये कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाई का वध करके राजा बना था। तो ये सिंहली अनुस्मृति में जानकारी मिलती है। सिंहली अनुस्मृति में ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाई का वध किया था। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं कि अशोक के क्या कार्य थे। ठीक है, अशोक के कौन कौन से ऐसे कार्य थे जिसमें अशोक अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण और भारत का सबसे अच्छा सम्राट बना। अब बात करते हैं अशोक के कुछ अभिलेखों के बारे में। ठीक है, अशोक के 14 अभिलेख थे। पहले हम अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करते हैं। तो अशोक के 14 अभिलेख थे। तो उन 14 अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। अशोक के 14 अभिलेख। प्रथम अभिलेख है प्रथम अभिलेख में पशु हत्या पर रोक है। प्रथम अभिलेख में पशु हत्या पर रोक। पशु हत्या पर रोक। ठीक है, इस अशोक के प्रथम अभिलेख में ये कहा गया है कि अशोक ने पशु हत्या पर रोक और ज्यादातर ज्यादा अवसर पर 2 हिरण और 1 ही मोर की बलि चढ़ाई जा सकती है, और वो भी धीरे धीरे बंद किया जाएगा। इस प्रकार से अशोक ने अपने प्रथम अभिलेख में पशु हत्या पर रोक लगाई। दूसरा अभिलेख, अशोक का दूसरा अभिलेख। अशोक के दूसरे अभिलेख में हमने बात की है कि पशु एवं मनुष्य के लिए चिकित्सा व्यवस्था करना। पशुओं एवं मनुष्य के लिए चिकित्सा व्यवस्था करना। ठीक है, अब 2 तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आगे बात करते हैं तीसरा अभिलेख। अशोक ने 3 ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की तीसरे अभिलेख में। ठीक है, बात करते हैं तीसरा अभिलेख। तीसरा अभिलेख अशोक ने 3 ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो प्रति 5 वर्ष में जनता के पास जाकर उनसे जनता का दौरा करे, अर्थात अपने राज्य का दौरा करे। 3 अधिकारियों की नियुक्ति की और जनता से उनके दुखों और उनके बारे में जानकारी लेके अशोक को देना। तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है तीसरे अभिलेख में। तीन अधिकारियों की नियुक्ति। अधिकारियों की नियुक्ति करता है, और ये 3 अधिकारी प्रति 5 वर्ष
प्रति 5 वर्ष में जनता का दौरा करेंगे, ताकि का दौरा करेंगे। अब बात करते हैं अशोक के चौथे अभिलेख। अशोक के चौथे अभिलेख। चौथा अभिलेख। चौथे अभिलेख में अशोक ने भेरी घोष की जगह धम घोष की नीति अपनाई। घोष की नीति अपनाई थी। अब पांचवा में अशोक ने धम महामात्राओं के बारे में जानकारी दी थी, अर्थात धम महामात्राओं की नियुक्ति की। अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बाद धम महामात्राओं की नियुक्ति की, जो धम नीति का प्रचार प्रसार कर सके। धम महापात्रों की नियुक्ति, ठीक है। अब अशोक के छठे अभिलेख के बारे में बात करते हैं। छठे अभिलेख में, अशोक के छठे अभिलेख में यह बताया गया कि जनता का कोई व्यक्ति अर्थात प्रतिवेदक, अशोक का कोई भी प्रतिवेदक अशोक से किसी भी समय मिल सकता है, चाहे अशोक खाना खा रहा हो, चाहे अशोक नहा रहा हो, कभी भी अशोक की जनता का प्रतिवेदक या कोई भी व्यक्ति अशोक से कभी भी मिल सकता है, ठीक है। किसी भी समय, कभी भी, रात को 12 बजे भी मिल सकता है, ठीक है। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। छठे अभिलेख में अशोक प्रतिवेदक किसी भी समय मिल सकता है, और सातवां अभिलेख में अशोक ने सातवां का साथ रहने को बोला है। सभी धर्मों को एक साथ रहने को बोला है, किसी भी धर्म में भेदभाव न करने को बोला है। सभी धर्मों को साथ रहने की जानकारी, ठीक है। अब आठवां अभिलेख है कि धम यात्रा की जानकारी। अशोक ने धम यात्रा की थी, जो 8वें अभिलेख में बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद अशोक ने धम यात्राएं की और 256 रातें धम यात्रा में गुजारी थी, धम यात्रा के लिए गुजारी थी। 8वां अशोक की धम यात्रा राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद अशोक ने धम यात्रा की और 256 रातें धम यात्रा में गुजारी थी। सम्राट खुद धम यात्रा करने के लिए गया था और 256 रातें अशोक ने धम यात्रा में गुजारी थी। अब बात करते हैं 9वें शिलालेख के बारे में। नवा शिलालेख भेंट और शिष्टाचार पर रोक लगाई। अशोक ने भेंट एवं शिष्टाचार पर रोक लगाई 9वें अभिलेख में।
भेंट व शिष्टाचार पर रोक। कोई भी भेंट नहीं लेगा। अर्थात कोई जैसे कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी जो जनता से भेंट लेगा तो जनता को, उसमें जनता का नुकसान होगा, इसीलिए अशोक ने भेंट पर रोक लगाई थी। और अशोक ने 10वें अभिलेख में कीर्ति की निंदा की थी। ठीक है, 10वें अभिलेख में अशोक ने कीर्ति की निंदा की थी। दसवें अभिलेख में अशोक ने कीर्ति की निंदा की थी। और 10वें अभिलेख में तो अशोक ने कीर्ति की निंदा की थी, और 9वें अभिलेख में भेंट व शिष्टाचार पर रोक लगाई थी। और 11वें अभिलेख में अशोक ने धम्म यात्रा को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताते हुए इसकी जानकारी दी। 11वें अभिलेख में धम्म यात्रा सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ धम्म यात्रा सर्वश्रेष्ठ को धम्म यात्रा को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए इसकी जानकारी दी। और 12वें अभिलेख में, 12वें अभिलेख में अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी दी। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी। धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी दी। इस प्रकार हमारे 12 अभिलेख कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं 13वें अभिलेख के बारे में। अशोक का 13वां अभिलेख। 13वें अभिलेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के राजा नंदराज के साथ युद्ध किया, जिसमें उस युद्ध में अशोक एवं उसके भी कुल मिलाकर 1.5 लाख सैनिक घायल हुए और 1 लाख सैनिक मारे गए। तो इस जब अशोक युद्ध मैदान में गया तो इस प्रकार से लोग मरे हुए थे, तो अशोक का मन बह गया और अशोक ने ये घोषणा कर दी कि मैं आज से कोई युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद अशोक ने भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपने। तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है। 13वें अभिलेख में हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें अभिलेख में हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। जानकारी, और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और कलिंग का राजा था नंदराज। जो इसकी नंदराज की हार हुई और इसमें अशोक की क्या हुई, जीत हुई। इस प्रकार से 13वां अभिलेख आपका आता है। अब बात करते हैं 14वें अभिलेख की। 14वें अभिलेख में अशोक ने धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना करने की जानकारी दी। धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना। ठीक है, धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना। अब अशोक के आते हैं 6 स्तंभ लेख। तो उन स्तंभ लेखों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला स्तंभ लेख है प्रयागराज स्तंभ लेख। प्रयागराज स्तंभ लेख कौशाम्बी इलाहाबाद में स्थित है। कौशाम्बी इलाहाबाद में स्थित है। दूसरा अभिलेख है दिल्ली टोपरा। ठीक है, दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली, दूसरा अभिलेख दिल्ली मेरठ। तीसरा दिल्ली टोपरा।
दिल्ली मेरठ। और ये प्रयागराज अभिलेख है, इसको जहांगीर ने इलाहाबाद किले में रखवाया था। और दिल्ली मेरठ अभिलेख है, इसको फिरोज शाह ने फिरोज शाह दिल्ली लाया था। और तीसरा है दिल्ली टोपरा, जिसको ही फिरोज शाह दिल्ली लाया था। और चौथा है लोहिया नंदराज, ठीक है, लोरिया नंदराज और लोरिया अरेराज, लोरिया अरेराज। तो चौथा है लोरिया अरेराज, जो पड़ता है चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में पड़ता है। पांचवा है लोरिया नंदराज, जो वही बिहार में पड़ता है। और आगे छठा है रामपुरवा चंपारण। एक है रामपुरवा चंपारण और एक और रामपुरवा है, दो रामपुरवा है। जो एक है लेख युक्त और एक है लेखविहीन। लेख युक्त है, उस पर है सिंह का चित्र है। और लेख विहीन है, उस पर है वृषण का चित्र। तो इस प्रकार से सातों अभिलेख शिलालेख अशोक के समाप्त हुए। वो भी दिखा देता हूँ, तीसरा और चौथा। तीसरा यहाँ लिख ले, पांचवा है रामपुरवा। एक लेखविहीन और एक लेख युक्त। और एक आपका वो ये है छठा, ये सातवां, और पांचवा है आपका लोरिया नंदराज। इस प्रकार से अशोक के अभिलेख एवं स्तंभलेख समाप्त हुए। और आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अशोक के कलिंग युग के बारे में और आगे भी कुछ पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।